हाय गाइस, आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका एक छोटा सा टॉपिक ही आज कवर होगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ईडी। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, आज मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि छोटा सा क्लिप बनाना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, क्या चीज का रिस्पॉन्सिवनेस का बात हो रहा है। डिग्री का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिवनेस का जो परसेंटेज है, जो डिग्री है, जो चेंज है, उसका बात कर रहे हैं। तो कैसा रिस्पॉन्सिवनेस का बात हो रहा है, चलो क्या चीज़ का रिस्पॉन्सिवनेस का बात हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, ये डेफिनेशन है, जो फॉर्मूला दिख रहा हो तो डेफिनेशन है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन हो गया इतना छोटा एरिया में। क्या डेफिनेशन दिख रहा है इससे, It refers to the degree of responsiveness of percentage change in quantity demanded due to percentage change in its determinants। अब किस डिटर्मिनेंट्स का बात हो रहा है इस चैप्टर में। डिमांड चैप्टर में तो बहुत सारा डिटर्मिनेंट सीखे थे, लेकिन इलास्टिसिटी वाले में बस 3 डिटर्मिनेंट्स का बात होगा। एक प्राइस का, दूसरा इनकम का और तीसरा क्रॉस। तो इस तीनों का बात आज नहीं करेंगे, आज सिर्फ एक ही डिटर्मिनेंट्स का बात करेंगे। तो जो प्राइस से अफेक्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये ईपी से रिप्रेजेंट होगा। अच्छा, तो इसका भी डेफिनेशन सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। तो क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन में, It refers to the degree of responsiveness of percentage change in quantity demanded due to percentage change in price। क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट्स का नाम मुझे पता है, इसीलिए मैं यहाँ प्राइस लिख रहा हूँ। नाम नहीं पता था तो मैं डिटर्मिनेंट्स लिख दिया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू चेंज इन डिटर्मिनेंट्स। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या लिखेंगे, ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। अब ये जो फॉर्मूला है ये क्या बोल रहा है, फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। अगर इसको इलेबोरेट किया जाए तो किसी भी चीज़ का परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100। परसेंटेज कैसे निकलता है, चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100 करके। प्राइस का कैसे निकलेगा, चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। तो इससे एक फॉर्मूला डिराइव हो गया, डेल्टा डी बाई डी होल डिवाइड बाई डेल्टा पी बाई पी। अब मुझे पता है कि इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा डी बाई डी इंटू पी बाई डेल्टा पी। ये रहा उसका फॉर्मूला। और फॉर्मूला के साइड में मैं नेगेटिव साइन लगा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में डिमांड को बोला जाता है इन्वर्स रिलेशनशिप के कारण नेगेटिव साइन लगा दिया जाता है। तो फॉर्मूला के बाहर एक नेगेटिव साइन लगा दूंगा। तो ये डेरिवेशन था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। आज का जो खास टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टाइप्स। तो जो ईपी पढ़े हैं उसका आज टाइप्स डिस्कस करेंगे। 5 टाइप का होता है, 5 क्लासिफिकेशन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जिसमें पहला क्लासिफिकेशन का नाम है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, अच्छा यहाँ ध्यान दो, बहुत ज़्यादा ध्यान का ज़रूरत है यहाँ पे। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, डिमांड यहाँ पे इलास्टिक है, वो भी परफेक्टली इलास्टिक है। मतलब फॉर्मूला तो मुझे फ्रेम हो चुका है ना, ईपी का फॉर्मूला क्या था, ऊपर था परसेंटेज चेंज इन डिमांड और नीचे था परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो न्यूमरेटर में डिमांड है और डिनोमिनेटर में प्राइस है। तो यहाँ पर
डेफिनेशन यहाँ पर नाम से क्या पता चल रहा है कि जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब जो डिमांड है वो परफेक्टली वेरिएबल है। तो अगर डिमांड परफेक्टली वेरिएबल है तो प्राइस क्या होगा? प्राइस कांस्टेंट होगा। अगर डिमांड पूरा परफेक्टली वेरिएबल है तो प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए ना। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, कांस्टेंट का मतलब जीरो होता है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो है और न्यूमरेटर क्या है? कुछ नंबर है। तो सपोज मैं डिमांड को वेरिएबल कर रहा हूँ, कुछ नंबर ले लेता हूँ और प्राइस के जगह, प्राइस को कांस्टेंट करना है तो प्राइस की जगह जीरो लिखूंगा। तो नंबर बाई जीरो क्या होता है? नंबर बाई जीरो क्या होता है? एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इज इनफाइनाइट। तो यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। और ये दिखने में कैसा लगता है? कैसा दिखेगा ये? इसका डायग्राम कैसा होगा? इसका डायग्राम कैसा होगा? EP इक्वल्स टू इनफाइनाइट, मतलब प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है और डिमांड वेरिएबल है। तो सोचो क्या करना होगा? प्राइस को मुझे कांस्टेंट करना है, डिमांड को वेरिएबल करना है, मतलब प्राइस हिलेगा भी नहीं, प्राइस हिलेगा भी नहीं। कितना भी डिमांड कर लो, कितना भी डिमांड कर लो, Q1, Q2, Q3, चाहे जितना दूर चले जाओ, लेकिन प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये केस है EP इक्वल्स टू इनफाइनाइट का। और ये रहा प्राइस और ये रहा डिमांड। तो ये था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अगर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में प्राइस कांस्टेंट है तो जो दूसरा क्लासिफिकेशन है जिसका नाम क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। दूसरा क्लासिफिकेशन का नाम क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पर क्या पता चल रहा है? नाम से ही क्या पता चल रहा है कि डिमांड इनइलास्टिक है, वो भी परफेक्टली। इसका मतलब यहाँ पर डिमांड क्या होने वाला है? बिल्कुल नहीं हिलेगा। परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब यहाँ डिमांड कांस्टेंट होने वाला है। और प्राइस क्या होगा? प्राइस वेरिएबल होगा। यहाँ पर डिमांड को परफेक्टली इनइलास्टिक करना है, मतलब डिमांड को कांस्टेंट करना है, मतलब डिमांड को जीरो करना है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? जीरो। और डिनोमिनेटर में कुछ नंबर होगा। डिनोमिनेटर इज वेरिएबल एंड न्यूमरेटर इज कांस्टेंट। तो जीरो से कुछ नंबर डिवाइड होता है तो रिजल्टिंग फिगर क्या आता है? जीरो ही आता है ना। जीरो बाई नंबर इज जीरो ओनली। तो यहाँ पर EP का वैल्यू क्या हो गया? जीरो। और इसका डायग्राम कैसा दिखेगा? डायग्राम कैसा दिखेगा? यहाँ पर अब डिमांड को कांस्टेंट करना है, डिमांड हिलेगा भी नहीं, चाहे जितना भी प्राइस बढ़ जाए, प्राइस घट जाए, डिमांड कांस्टेंट रहने वाला है। तो डिमांड को बना दो कांस्टेंट और प्राइस को दिखा दो। P0 था तो इतना था, P1 में भी इतना ही डिमांड हो रहा है, P2 में भी इतना ही डिमांड हो रहा है, मतलब प्राइस चाहे जितना भी फ्लक्चुएट करे, डिमांड यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। और इसका वैल्यू क्या है? EP इक्वल्स टू जीरो। ओके, सो दिस was the concept of perfectly elastic and inelastic demand। ठीक है। तीसरा टाइप का क्या होता है? तीसरा टाइप में आता है इलास्टिक डिमांड, या हायर इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं, हाईली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। इलास्टिक डिमांड कैसा होता है? परफेक्टली वाला काम हो चुका है। अब यहाँ ध्यान दो, फॉर्मूला सेम है। पहले इसका डेफिनेशन लर्न करो। इलास्टिक डिमांड का डेफिनेशन क्या होता है? जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जीत जाएगा। किससे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस से जीत जाएगा। मतलब यहाँ पर डिमांड इज द विनर, डिमांड इज द अल्टीमेट विनर। अगर प्राइस का इम्पैक्ट और डिमांड का इम्पैक्ट में जीत कौन रहा है? डिमांड जीत रहा है, तो बोलेंगे वो इलास्टिक डिमांड है। अगर प्राइस जीतेगा तो उसको बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड है। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इस केस में
अब ऊपर वाला जो है और नीचे वाला जो है, इसमें बड़ा कौन है? ऊपर वाला बड़ा है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर। तो बड़ा मतलब कुछ बड़ा नंबर दे दो और नीचे कुछ छोटा नंबर दे दो। ऑब्वियस सा बात है ना, हियर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो रिजल्टिंग फिगर क्या आता है? रिजल्टिंग फिगर क्या आता है? हमेशा रिजल्टिंग फिगर क्या आता है? 1 से बड़ा आता है। whenever numerator is greater than denominator, the value will be greater than 1। यहाँ तो वैल्यू 2 दिख ही रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इसका डायग्राम कैसा दिखेगा? इसका डायग्राम कैसा दिखेगा? देखो, यहाँ पर प्राइस को लेना है, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड को लेना है। चलो ठीक है।